हेलो माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। आप लोगों ने पिछले स्टोरी को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, साथ में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कि मुझे बहुत खुशी हुई। आपको पता है कि बहुत बारिश हो रही है, जिस वजह से कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, इतनी बारिश हो रही है। और घर में सब लोग हो और रिकॉर्डिंग हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग कभी शांत भला बैठ सकते हैं, वो भी घर पर इम्पॉसिबल। बच्चों का शोर, बारिश का और साथ में घर वालों का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि घर में कितना शोर होगा, और उसमें मैं रिकॉर्डिंग भला कैसे कर सकती हूँ। अभी भी करीबन रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन। ओके, आपके लिए कुछ भी। चलो, रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, और ये कहानी का लास्ट पार्ट होगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जान और ईवो दोनों की ब्यूटीफुल सी लाइफ थी। दोनों ही बेहद ही अपनी प्यारे भरे पलों को जी रहे थे, लेकिन ईवो की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो ऑफिस नहीं गया। और जान, जिसे ज़रूरी काम था तो वो ऑफिस के लिए निकल चुका था। लेकिन जान की ये सबसे बड़ी गलती थी। जान की गाड़ी जिस रास्ते से जा रही थी, अचानक ड्राइवर ने उस रास्ते को मोड़ दिया। जान उसे डांट रहा था, लेकिन ड्राइवर ने तभी एक मास्क लगाया और एक कार के अंदर एक गैस स्टार्ट कर दी, जिस वजह से उस गैस की वजह से जान को बेहोशी होने लगी और जान बेहोश हो गया। ड्राइवर ने कार की विंडोज़ खोल, जिस वजह से सारी गैस बाहर निकलती। फिर उसने अपना मास्क निकाला। वो एक डेविल सी स्माइल करते हुए जान की ओर देख रहा था। जान जो बेहोशी की हालत में था, वो जान के हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है, लेकिन वो नहीं बांधता। उसकी आंखों पर पट्टी पहना देता है। दूसरी ओर ईबो, जो जान को फ़ोन लगा कर थक चुका था, उसका फ़ोन भी टूट चुका था, जिस वजह से वो अपने दूसरे फ़ोन के साथ यूबिन को फ़ोन लगाता है और उसे सारी हकीकत बताता है। यूबिन उसे बताता है कि जान ऑफिस नहीं गया क्योंकि उसने लिसा को फ़ोन करके पूछा था, क्योंकि इन दिनों लिसा और यूबिन दोनों कनेक्ट रहते थे और उन दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। तभी ईवो को कुछ याद आता है और वो अपना लैपटॉप खोलने लगता है और उसमें कुछ लोकेशन ट्रेस करने लगता है, क्योंकि ईवो ने जान को जो नेकलेस दिया था, उसे देने से पहले ही उसने उस पर जीपीएस ट्रैक किया था, जिस वजह से जान की लोकेशन उसे मिलने लगती है। वो यूबिन को उस बारे में बताता है और बॉडीगार्ड्स को रेडी रहने के लिए कहता है, साथ में पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए भी कहता है। हमें जान की ओर दिखाया जाता है, वो इंसान उसे एक सुनसान जंगल की ओर लेने कर जा रहा था, जहाँ पर कोई नहीं था। जान की कार को वो साइड में पार्क करता है और जंगल के अंदर जान को एक बोरी की तरह उठाकर वहाँ से लेते हुए जंगल में अंदर ही अंदर चला जा रहा था। आखिर ये इंसान कहाँ पर जान को ले जाने रहा है, इसका पता किसी को नहीं चलने वाला था। तभी जान को कुछ थोड़ा सा होश आने लगता है और वो झटपटाने लगता है, जिस वजह से वो इंसान का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जान भी दर्द से कराहता है और वो इंसान भी, क्योंकि दोनों को चोट लग चुकी थी। तभी जान चिल्लाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे इस तरीके से क्यों बांधा है? छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वो इंसान उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए दबाता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा, जैसे तुमने मेरे प्यार को मारा है। जान को समझ में नहीं आता आखिर ये इंसान कहना क्या चाहता है। तभी जान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो इंसान उसके मुंह को फिर से दबाता है और कहता है, तुम हिम्मत भी मत करना यहाँ से भागने की। वैसे भी तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रहा है तुम्हें मारने के लिए। जान आगे कुछ कहने वाला था,
लेकिन वो रुक जाता है और उस इंसान की बातों को सही से सुनने की कोशिश करता है और समझने की कि आखिर इस इंसान ने उसे कैद क्यों किया है या फिर किडनैप किया है, उसे कोई फिरौती चाहिए या कुछ और। लेकिन ये इंसान तो बातें कर रहा है कि मुझे मार देगा। आखिर कौन इंसान है जो मुझे मारना चाहता है? मैं भी तो जानूं। इसलिए जान चुप ही रहता है और उसके साथ जाने के बारे में सोचता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद जान अब उससे डर चुका है, जिस वजह से वो जान को फिर से उठाता है और चलने के लिए कहता है। जान के पैरों की रस्सी खोल दीजिए, जिस वजह से वो चल सके। जान को वो घसीटते हुए लेकर एक कुटिया की ओर चलने लगता है, जहाँ पर कोई नहीं था। पूरा इलाका सुनसान था। हर तरफ घनी झाड़ियों के बीच में वो कुटिया थी, जिसे कोई देख भी ना सके। पास ही में एक झरना था जो बह रहा था। जान बस सुन सकता था कि पास में क्या क्या है। उसे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि उसके पास में कोई नहीं है, क्योंकि ना कार की आवाज़ें थी ना गाड़ियों की। हर तरफ बस पक्षी की चुहचुहाट थी, जिसे वो सुन सकता था, और बस साइड में जो झरना बह रहा था उसकी आवाज़। वो इंसान उस कुटिया की ओर जाने लगता है, जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो एक गैंगस्टर थे, जो शायद किलिंग का ही या फिर किडनैपिंग का काम करते हो। उनका लीडर आगे आते हुए उस इंसान से कहता है, तो क्या तुमने हमारे बॉस का काम किया? वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं उनका गुलाम हूँ जो उनकी गुलामी करूँ? मैं अपने लिए अपना काम करता हूँ। दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक इंसान आगे आता है और कहता है, कोई बात नहीं, उसका बुरा मत मानो, वो हमारा आदमी है। जान को जो आदमी ले आया था वो कहता है, उसे अपने हद में रहने के लिए कहो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हो। तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, जिस वजह से तुमने मेरे साथ आने के बारे में सोचा। अब मुझे ये मत बताओ कि मुझे तुमने जो कहा वो सब तुम्हारी मर्जी से करना इंसान होगा। हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मेरे गुलाम नहीं हो। जान जो उन दोनों की सब बातें सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि कभी ये आवाज़ उसने सुनी भी है या नहीं। जान को एक अंधेरे कमरे में चेयर के ऊपर बांध दिया जाता है। उसके पैर फिर से चेयर के उसके साथ बांध चुके थे। उसके हाथ भी बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सिर्फ मुंह ही था जो खुला था। वो उस इंसान को आवाज़ देते हुए कहता है, आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? और तुमने उस वक्त कहा था कि मैंने तुम्हारे प्यार के साथ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि मैंने किसी के प्यार के नहीं चुराया। वो इंसान जो जाने वाला था वो रुक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने मेरे प्यार को नहीं चुराया। आखिर इतने झूठ क्यों बोलते हो? तुम ही थे जिसने मेरा प्यार चुराया है, या कहो उसको मार डाला है। जान गहराई से अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की, किसको मार डाला जो ये इंसान उसे किडनैप करके यहाँ मारने के लिए लेके आया है। तभी जान कहता है, 你有什么？我有什么你不知道吗？你有什么？我有什么你不知道吗？और मेरा और जियांग का रिश्ता, हम दोनों शादी करने वाले थे और तुमने उसे मार डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो जान के सीधे बाल खींचने लगता है और उसका मुंह सीधा करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से है कि आज हम दोनों साथ नहीं हैं। हमारा शायद अब तक परिवार होता, लेकिन वो तुम्हारी वजह से
अब मेरे साथ नहीं है। तब मैं जान ब्यूटीफुल फंक्शन कहता फैमिली है में न्यू तुम एफएफ पागल स्टार्ट हो, करने वाली हूँ, जिस स्टोरी तुम में एक साइको हो, दो माफिया तुम्हारी वजह अंडरवर्ल्ड से के जियांग तुम्हारे लोगों साथ को नहीं है। दिखाया गया है जो एक दूसरे के तुम उसके दुश्मन साथ हैं। प्यार का और दावा इन करते जानी हो, दुश्मनों लेकिन में कभी आखिर उसके दुश्मनी साथ कैसी सच हुई, से प्यार साथ ही किया है। दो तुम दुश्मनों हर के बीच तरफ की में लड़कियों के लव साथ कैसे फ्लर्ट हो करते सकता थे है। और अब दो कहते हो फैमिली कि जो तुम एक जियांग के दूसरे साथ की प्यार जान करते लेने थे। पर तुले हुए हैं, और वो दिन रात एक जोर दूसरे से के साथ अपना हाउशॉन रिवेंज के ऊपर कैसा लिया चिल्लाता जाए है। यही सोचते रहते हैं। हाउशॉन एक दूसरे के जो जान पर एक आग इविल से स्माइल दमकते करते हैं, हुए कहता है, सामने हाँ देखे मैं तो चीर फाड़ साइको देने हूँ के लिए क्योंकि तैयार। मैं लेकिन उससे बहुत प्यार इन दो करता हूँ फैमिली और के बीच कोई उसे में छुए आखिर ये लव मुझे कैसे बर्दाश्त होगा। नहीं होता। मैं स्टोरी उसे बहुत सीधा ही मार इंटरेस्टिंग देता होगी। हूँ। इस स्टोरी जान का कहते नाम हैं, है द हाँ ब्राइड मुझे हैव पता चेंज। है तुम कौन हो। स्टोरी बहुत हाउ ही शुआन, प्यारी यही और नाम है फनी ना भी होगी। तुम्हारा। लव भी तब होगा, हाउशॉन रोमांस भी रुकता होगा है और और कहता साथ है, में तुम्हें मिलना कैसे और पता बिछड़ना मेरा नाम, दोनों भी। तुम्हें कैसे पता तो ये बताओ। आपको एक स्टोरी का इंट्रो जान कैसा लगा हंसता है मुझे और ज़रूर कहता है, बताएं। हाँ मुझे पता कमेंट्स है। करके मुझे और ज़रूर ये बताइए और कोई आपको नहीं जाने एफ चाहिए जियांग ही या था ईजान एफ। जिसने तुम्हारा नाम मुझे जिससे बताया था। ज़्यादा वोट वो मिलेगा मैं इस मुझे कहानी को बहुत ही उसमें बुरी कंडीशन में कन्वर्ट कर मिला था दूंगी। जो साथ में तुम्हारी जिन वजह लोगों से ने थी। सब्सक्राइब अभी तुम तक नहीं एक किया है खूनी तो प्लीज़ दरिंदे, जाकर क्या सब्सक्राइब तुमने करें, बेल आइकन जियांग को तक प्रेस तो करें बख्शा है? और कमेंट्स करना तुमने ना उसकी भूलें। हालत थैंक क्या यू, कर दी बाय। थी? तुमने उसके साथ क्या किया था? तुमने उसका साथ रेप किया था। तुम तुम उसके साथ प्यार में थे। तुम दावा करते हो प्यार जियांग का, भी तुमसे बहुत लेकिन प्यार तुम्हें करता प्यार का था, मतलब भी लेकिन पता है। तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था तो तुम जियांग पर गुस्सा करते थे, उसे मारते थे, पीटते थे। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? प्यार एक विश्वास के नाम है जिस पर दोनों ने अपने आप से ज़्यादा एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक दूसरे के साथ ट्रस्ट तो किया ही नहीं और तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। हाउशॉन एक साइको की तरह हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है और तुम क्या जानते हो प्यार के बारे में? तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। जान कहता है, अच्छा मैंने कभी प्यार किया नहीं। हाँ मैंने प्यार किया है और उसे निभाना भी अच्छे तरीके से जानता हो, तुम्हारी तरह नहीं। हाउशॉन कहता है, नहीं तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे प्यार को मेरे से जुदा कर दिया। जहान हंसता है और कहता है, मैंने किसी का प्यार जुदा नहीं किया, बल्कि मैंने जियांग की मदद की और जियांग को अच्छे तरीके से संभाला। वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है और शायद वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा। हाउशॉन जहान को देखने लगता है और कहता है, उसकी आंखों के ऊपर की पट्टी को हटाता है और कहता है, मेरी आंखों में देखते हुए मुझे सच बताओ। जहान हंसता है और कहता है, हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह। तुम झूठे हो लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। जियांग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और तुम्हारा एक बेटा है। तुमने जिस कंडीशन में उसे छोड़ा था उस कंडीशन में हम लोगों ने उसे अच्छे से ट्रीटमेंट की और उसे करीबन 2 महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और हमने उसे कहा था कि अपना अबॉर्शन करवा ले, लेकिन जियांग ही था जिसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। तुम्हारा बेटा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। हाउशॉन जहान को गले लगाता है और कहता है, क्या मेरा एक बेटा है? सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? जहान हंसता है और कहते हैं, हाँ तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा है। जियांग तुमसे बहुत प्यार करता था जिस वजह से उसने उस बच्चे को जन्म दिया। हाउशॉन जो इतनी देर तक जान के साथ गुस्से में था, अब उसके आंखों में आंसू थे और वो खुद को मार रहा था और कह रहा था कि मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, मैं मूर्ख था जो अपने प्यार को इस हालत तक पहुंचा दिया कि वो मुझसे अब इतना दूर हो चुका है कि वो मुझसे डरता है। इतने सालों से उसने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मुझे ये बताया कि वो ज़िंदा है। और वो घुटनों पर आकर रोने लगता है। जान जो अभी बंधा हुआ था वो हाउशॉन को कहता है कि अब रोने का क्या फ़ायदा, तुमने जो गलतियाँ की है क्या तुमने कभी उसके लिए रिग्रेट भी किया है
या उसकी माफ़ी भी मांगी है? तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा तक नहीं है कि तुमने आगे की गलती की, मुझे यहाँ पर लाकर। क्या तुमने कभी सोचा है कि जियांग को इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? हाउशुआन, जो इतनी देर से रो रहा था, अचानक खड़ा होता है और अपने आँखों को पोंछता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुमने मेरे प्यार को बचाया है, जिस वजह से मैं ही था जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, तो मैं ही हूँ जो तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा। जान कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये नाटक वापस शुरू रखना होगा, जिस वजह से मुझे पता तो चले कि आखिर मेरा दुश्मन है कौन, जो मुझे हर वक्त इतनी नफरत करता है कि मुझे मारने पर तुला हुआ है। हाउशुआन कहता है, इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूँ? जहान कहता है, क्योंकि बार बार वो लोग मुझे हमला कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उनका मोटिव क्या है और वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? हाउशुआन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हारे करीबी है और साथ ही तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना चाहते हैं। हाउशुआन की इन बातों को सुनते हुए जान कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या उन लोगों को देखा है? हाउशुआन हाँ कहता है और उसे वो वीडियो दिखा देता है। जान अपने हाथों घुटनों पर आते हुए कहता है, इसका मतलब है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी आंट है। हाउशुआन कहता है, क्या मतलब है आंट है? क्या ये तुम्हारी रिश्तेदार है? जान हाँ करता है और कहता है, हाँ, ये मेरी फेमन की वाइफ है, जो के भाई की मेरी बीवी है। और मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे मारना चाहती है? अजहान को आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे, क्योंकि अपनों ने ही उसे धोखा दिया था। तभी हाउशुआन कहता है कि उनके साथ एक और इंसान है जो आपको मारना चाहता है। जहान कहता है, कौन है वो इंसान? हाउशुआन कहता है, वेन रूहान, जो आपके आंट के साथ मिला हुआ है। जहान शौक से उसकी ओर देखने लगता है, क्या वेन रूहान? वो तो तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती है बाहर से कि कोई आ रहा है। वो फिर से जान को बांध देता है। जान और हाउशुआन दोनों एक्टिंग पर लग चुके थे। तभी डोर ओपन होता है और एक इंसान अंदर आता है, जो और कोई नहीं वेन रूहान था। वो औरत अपना चेहरा ढककर वहाँ पर आई हुई थी, पूरी तरीके से काले कपड़े पहने हुए। वो किसी से छिपते छिपाते जैसे आई हो। अंदर आने के बाद वो विंग के चेहरे के ऊपर का कपड़ा हटाने के लिए कहती है। विंग अपने आँखों को झपकाते हुए उस औरत को देखने लगता है। उसके दिल में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये और कोई नहीं, उनकी आंट है। वेन रूहान उन आदमियों को बाहर जाने का इशारा करता है और फिर मैडम यू अपना मास्क हटाती है और कहती है, तो कैसा लगा तुम्हें यहाँ आने के बाद? जान दर्द भरे मुस्कान देते हुए कहता है, कैसा लगेगा, अपनों ने ही उसे धोखा देने के बाद। जान आगे कहता है, आखिर क्यों किया आंट आपने ऐसा? अगर आपने मुझे अपनी जान भी मांगी होती तो मैं दे देता खुशी खुशी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आप चाहती क्या है? मैडम यू आगे आकर जान के चेन को ऊपर उठाते हुए उसे अपने नाखूनों से नोचते हुए कहती है, हाँ, मैं ये कर सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी भीख की ज़रूरत नहीं है। आखिर जो मेरा है उसे मैं पहला तुम्हें क्यों दूँ? तभी वो अपना एक हाथ पीछे की ओर करती है। वेन रूहान जो कुछ डॉक्यूमेंट्स कर लाया था वो उसके हाथ में थमा देता है। वो आगे की ओर जान की तरफ करते हुए कहती है, इस पर तुम्हें अभी साइन करना है, अभी के अभी, और फिर तुम्हारा सारा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जान कहता है, क्या है इसमें? वह कहती है कि तुम हमारी सारी संपत्ति हमारे नाम पर कर रहे हो और साथ में जो अब तक तुमने किया है वो भी। जान कहता है, इसका क्या मतलब है आपकी संपत्ति? क्या आप मुझे बता सकती है? तुम्हें जानने की भला क्या ज़रूरत है?
जो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे उसके बारे में जानने का अब क्या फ़ायदा। वैसे भी तुम मरने वाले हो। जान कहता है, कम से कम मेरी आखिरी इच्छा समझकर तो मुझे बता सकते हो। मैडम यू एक इविल सी स्माइल करते हुए जान की ओर देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये स्टार्ट हुआ था जब फ्लैशबैक में चली तुम्हारा जाती है, जन्म जहाँ भी पर नहीं हमें हुआ था। दिखाया गया है कि कांगसरन और विजांग से कैसे मिले थे। कांगसरन जब अपने हॉलीडेज़ में जब वो छुट्टी पर होती थी तो मिस्टर वांग के साथ वहाँ पर आती थी। उस गांव में उसकी मुलाकात विजांग से हुई थी, जो एक ड्राइवर का बेटा था। दोनों ही बेहद करीब आ चुके थे, जिस वजह से उन्हें पता भी नहीं चला और दोनों को प्यार हो चुका था। जिस वजह से कांगसरन ने डिसाइड किया था कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताएगी। लेकिन ये बात उनके पिता को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क था। वो गरीब थे और ये बहुत ही अमीर थे, जिस वजह से दोनों की बहस हो चुकी थी और कांगसरन ने विजांगसे के साथ शादी करने का डिसाइड किया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिता इतने नाराज़ हो गए कि वो उसके साथ बात नहीं करेंगे। जब कांगसरन ने विजांगसे से शादी कर ली तो उनके पिता ने उसे बेदखल कर दिया था। लेकिन समय के साथ उनकी नाराज़गी थोड़ी दूर हो चुकी थी, जिस वजह से वो उनके साथ मिलना चाहते थे और अपनी सुलह करना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तब तक फेमबैंग की शादी मैडम यू से हो चुकी थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि फेमबैंग के पिता, जो अपने बेटी से इतना नाराज़ थे, वो अब उनके साथ सुलह करने के बारे में सोच रहे थे, जिस वजह से उसने ऐसी हरकत की जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने थोड़ा थोड़ा करके अपने ही ससुर के साथ ड्रग्स देना स्टार्ट किया, जिस वजह से वो दिन ब दिन बीमार रहते गए, खराब होती गई उनकी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उन्हें क्या हुआ था। लेकिन मैडम यू को ये नहीं पता था कि उनके ससुर ने पहले से ही विल तैयार कर चुके थे और जिसे पूरी प्रॉपर्टी कांगसरन के नाम पर हो चुकी थी और उसके बाद उसके बेटे की। जब उनकी डेथ हो चुकी थी तो उसे उस विल के बारे में पता चला था वेन रूहान के वजह से, और उसने ये भी कहा था कि वो कुछ हेरा फेरी कर सकता है। दोनों ने मिलकर ये सब प्लान किया था। इतने सालों से वो विल को नकली थी और ये साबित करने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कांगसरन को अपने पिता के प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं चाहिए था। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिस वजह से मैडम यू का इतने दिनों से अच्छा चल रहा था। लेकिन वेन रूहान के टॉर्चर करने से और साथ में जान के इतने बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी शायद वापस चली जाए। तो उसने वेन रूहान के साथ मिलकर जान को मारने का प्लान बनाया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। विंग जो ये सब बातें सुन रहा था कि कैसे उसके आंट ने उसके दादा को मार दिया और साथ में उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इस बारे में सोचते हुए जान के दिल में दर्द हो रहा था और उसे थोड़ा सा चक्कर भी आने लगा था। थकान के कारण और ज़्यादा तनाव की वजह से जान की तबीयत खराब होने लगी थी। ये बात हाउशुआ ने नोटिस की थी और तभी एक धड़ाम के साथ दरवाज़ा टूटकर बिखर कर एक टुकड़े टुकड़े हो जाता है। साथ में पुलिस भी वहाँ थी और फायरिंग की आवाज़ें भी बाहर आ रही थी। जितने भी सारे गुंडे थे वो धराशायी हो चुके थे। पुलिसों ने उन्हें मार दिया था या घायल कर कर उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया था। साथ ही इबो के जो गार्ड्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे। आधी खुली आंखों से और बेहोशी के कगार पर था, लेकिन वो इबो का चेहरा देख सकता था। वो मुस्कुराता है और वही बेहोश हो जाता है। तभी एक गन उसकी तरफ पॉइंट करके गोली चला दी जाती है, लेकिन ये गोली अब जान पर लगने वाली ही थी। तभी हाउशुआन वो गोली अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से जान तो बच जाता है, लेकिन हाउशुआन का कंधे की गोली छूकर
पीछे की ओर जा चुकी थी, जिस वजह से हाउशवान जख्मी हो चुका था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और अब जान और हाउशवान दोनों को हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके थे। उनके साथ ईबो भी था। ईबो जान के माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो जो साथ में डॉक्टर था उसे पूछे ही जा रहा था। पूरे रास्ते ईबो जान के बारे में पूछ रहा था, चिल्ला रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। तभी हॉस्पिटल के अंदर वो कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तब तक हाउशवान का ब्लड बहुत बह चुका था। डॉक्टर्स उनका इलाज कर ही रहे थे, लेकिन हाउशवान बेहोशी की हालत में था। दूसरी ओर जान की भी बुरी कंडीशन थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर जान को क्या हाउशवान हुआ है। और जान दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स की बड़ी सी टीम उन दोनों को हैंडल कर रही थी। जब ईबो जान के साथ जाने की बात करता है तो डॉक्टर्स ने उन्हें रोक दिया था। जब तक कि उन दोनों की ट्रीटमेंट चल रही थी तब तक जान और ईबो दोनों की फैमिली हॉस्पिटल में थी। यहाँ तक कि जियांग और न्यूसेंग, हाइकुआन और निमिंजो, मेंग्याओ, पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। कांगसरन और विजांग से भी वहाँ पर मौजूद थे। वो वांगजी को से पूछ रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तभी जियांगचन आगे आते हुए कहता है, मुझे पता है ये सब किसने किया और क्यों किया। ये सब मेरे माँ का करा दया है। जियांगचन सब लोगों को उसकी माँ की सारी करतूतों को बताता है। सब सुनकर शौक थे। कांगसरन तो अपने घुटनों पर आ चुकी थी और कहती है कि मेरे पिता की हत्या कर दी की थी। इसका मतलब था मैं अपने पिता को कितना गलत समझती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया था। वो रो रही थी और उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि आखिरी वक्त में वो पिता के साथ नहीं थी। माहौल बहुत ही दुख भरा हो चुका था। हर एक क्या आंखों में आंसू थे। फेंगमैंग को तो बहुत पछतावा हो रहा था कि आखिर उसकी वाइफ ऐसे कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि जैंग चैन और यानली दोनों को बहुत ही पछतावा हो रहा था। यानली विंग जान के कंडीशन के बारे में ईबो से पूछती है। ईबो कहता है कि पता नहीं, डॉक्टर्स कब से उसे चेक करे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांगसरन आगे आते हुए कहती है, क्या उन्होंने कुछ और टेस्ट किया है। ईबो कांगसरन की ओर देखते हुए कहता है, आपका क्या मतलब है। तभी एक डॉक्टर आगे आते हुए कहती है, क्या उसकी उन पेशेंट की कोई जो रिश्तेदार है जो उनके बारे में सारा जानता हो। कांगसरन नोट करती है और उस डॉक्टर के साथ चली जाती है। इधर सब लोग और भी परेशान हो रहे थे कि आखिर विंग के साथ क्या हो रहा है। कांगसरन उस डॉक्टर को विंग की सारी कंडीशन बताती है। डॉक्टर्स नोट करते हैं और फिर विंग की और कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिन पर उनका रिजल्ट सही था और पॉजिटिव रिपोर्ट था। करीबन 1.5 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तब उनको सारी हकीकत बताते हैं। हाउशवान के कंडीशन में भी सुधार था और वो अब खतरे से बाहर था, तो उसे ऑक्सीजन मास्क पर लगाया हुआ था और साथ में ऑपरेशन रूम से उसे बाहर निकालकर एक साधारण कमरे में रखा गया था, जहाँ पर 2 पुलिस वाले उसे गार्ड कर रहे थे। दूसरी ओर जहान के रूम में सब लोग जहान को पूरी तरीके से घेरा कर खड़े थे और जहान जो अभी भी बेहोश था, उसे कुछ समय में होश आने वाला था, तो उसी के सामने सब खड़े हुए थे। जहान अपने धीरे धीरे आंखों को खोलता है और सामने पहले तो अपने हस्बैंड यानी ईबो को देखता है। ईबो को देखकर वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है और उसे हक करने के बारे में बोलता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और इधर उधर देखने लगता है। पूरा का पूरा परिवार उसे घेरे हुए था। वो अपने हाथों को नीचे करता है और पाउट के साथ कहता है, आप सब यहाँ
सब मुस्कुराते हुए जहान की ओर देखते हैं। जहान एक बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था। कांगसरन आगे आते हुए जहान का कान पकड़ती है और कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? जहान कहते हैं, माँ मेरा कान छोड़ो, प्लीज़ छोड़ो ना माँ। कांगसरन उसके कान को छोड़ देती है और कहती है और उसके साथ हक करते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा तुम ठीक तो हो ना? जहान कहते हैं, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। कांगसरन अपने बेटे के कान में कहती है, तो क्या तुमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था? जहान अपनी माँ को देखने लगता है और कहता है, माँ क्या हुआ और आप मुझे इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जहान के सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, बुद्धू कहीं के, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम इतनी देर से बेहोश थे और तुम क्यों थे? क्या तुमने अपनी ध्यान नहीं रखा? तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? जहान कहते हैं, हाँ माँ कुछ दिनों से मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ समझा ही नहीं, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया हो। कांसरन फिर से जहान के सिर पर मारते हुए कहती है, बुद्धू कहीं के, इतने बड़े हो चुके हो लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। और ये ईबो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ध्यान नहीं रखता इसका मतलब? जहान कहते हैं, नहीं माँ वो तो बहुत अच्छा है, वो मेरा अच्छे से ध्यान रखता है। और ईबो का हाथ पकड़ते हुए अपने करीब खींचता है, जैसे कि ईबो भाग जाए या फिर उसकी मम्मी उसके साथ उसे बाहर निकाल दे। ईबो कहता है, माँ आपका क्या मतलब है और आप क्या कहना चाहती है? सब कब से आपके बातों का वेट कर रहे हैं। आपने डॉक्टर्स पे भी कुछ कहने के लिए नहीं कहा था। आप बता सकते हो कि आखिर क्या मामला है? ईबो को देखते हुए कांगसरन कहती है, क्या तुम दोनों को नहीं पता कि ईबो ईबो से कांगसरन कहती है, नहीं माँ हाँ, आप अब तुम बताओ दोनों तो क्या पेरेंट्स बनने हुआ है? वाले हो और तुम दोनों को अपना बचपना छोड़कर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और ईबो, अगर तुमने मेरे बच्चे का सही से ध्यान नहीं रखा तो मैं अपने बेटे को मेरे साथ ले जाऊंगी। ईबो डर जाता है और कहता है, नहीं माँ मैं ये जहान का अच्छे से ख्याल रखूँगा, अपने आप से भी ज़्यादा। जहान कहता है, माँ आप उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? वो पहले से ही कितना डरा हुआ है देखो। कांगसरन कहती है, उसे डरना भी चाहिए वरना मैं तुम्हें सच में ले जाऊंगी। जहान कहता है, नहीं माँ मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। कांगसरन कहती है, क्या? तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं आओगे? इसका क्या मतलब है? अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। जहान कहता है, नहीं माँ मैं ईबो के साथ ही रहूँगा, वो मेरा प्यार है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। कांगसरन और बाकी के सब उन्हें हंसते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम आपको घर लेना चाहते हैं। जान कहता है, नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा। कांगसरन उसका कान खींचते हुए कहती है, इसका क्या मतलब है जान? तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब है? अभी के लिए कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हें साथ में ले जाना ही होगा, और ईबो का काम हो जाने के बाद वो भी घर पर आ सकता है। तभी ईबो कहता है, हाँ जान तुम अपने माँ के साथ जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। जान पाउट करता है और कहता है, ईबो तुम भी इन सब के साथ शामिल हो चुके हो ना? ठीक है मुझसे बात मत करना। ईबो डर के मारे कहता है, नहीं जान ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं को होते रह हुए सकता। करीबन 1 साल सब बीत फिर चुका था। इस 1 साल में ईजान कपल का एक प्यारा सा बेटा था, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था, जिसका नाम भी उन्होंने ईजान रखा था, जो बहुत ही क्यूट और नाइस था। उसके लिप्स भी जान जैसे ही पतले और प्यारे थे। उसके होठों के नीचे भी एक प्यारा सा तिल था, लेकिन दिखने में वो ईबो जैसा था, बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल। सब उसे नीचे तक नहीं रखते देते थे, सब उसे अपने गोदी में घुमाते हुए ही रहते थे। जान सब लोगों को डांटता था क्योंकि वो उसे आदत नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई सुने तो ना। सब लोगों को अपने पोते, अपने भांजे और अपने छोटे से भाई के साथ खेलना जो था
सब लोग बहुत खुश थे। इस बीच झान और इबो ने डिसाइड किया था कि वो अपनी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। सब लोग उनसे सहमत थे क्योंकि उनकी शादी इन हालातों में हुई थी और फिर बिछड़ना। इस सब लोग उनकी वेडिंग की तैयारी में लगे पड़े थे और आज उनका वेडिंग डे था। सब अफरा तफरी मच चुकी थी क्योंकि अभी तक झान रेडी नहीं होकर बाहर नहीं आया था। इधर इबो का हाल बेहाल हो चुका था क्योंकि झान उसके साथ नहीं आया था, तो वो डर के मारे सीधा झान को लेने के लिए चलने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी डोर ओपन होता है और एक ग्रैंड एंट्री के साथ झान वहाँ पर आता है। झान को देखते ही इबो का दिल थम जाता है। वो लगभग अपनी सांसें लेना ही भूल गया था। झान इतना खूबसूरत लग रहा था। झान भी इबो को देखकर मुस्कुराता है और अपने हैंडसम से पति के देखते हुए एक विंग करता है। इबो मुस्कुराता है। झान इबो के करीब आता है जहाँ इबो उसका हाथ थामते हुए प्रीस्ट उनके मैरिज सेरेमनी स्टार्ट करता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने की कस्में खाते हैं। इबो बिना समय बर्बाद किए प्रीस्ट के कहने के पहले ही सीधा झान को किस कर लेता है। सबके सामने एक डीपली और प्यारा भरा किस जिसमें उसकी सारे दर्द और भावनाएं थी। इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा फैन फिक्शन जिसमें आपने अपना ढेर सारा प्यार और रिस्पॉन्स दिया और देरी के लिए माफ़ी चाहती हो। और हाँ, शायद इस वीडियो में मेरी वॉइस अलग अलग साउंड करे क्योंकि मैंने अलग अलग टाइम पर इसे रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज़ आप समझ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।